Study with Babul Sir. नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबल सर में स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखो दोस्तों, अपनी 2 क्लास कंप्लीट हो गई है इस चैप्टर की। चैप्टर चल रहा है अपना प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। इस चैप्टर के अंदर अपनी जो पहली क्लास थी उसमें अपने प्राकृतिक संसाधनों के बारे में देखा और उसके जो भाग थे उन भागों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो दूसरी क्लास रही उसमें अपन ने वन के बारे में जाना, वन के महत्व के बारे में जाना और अपन ने वर्ण संरक्षण की एक डेफिनेशन परिभाषा देखी थी। सामाजिक वानिकी से क्या तात्पर्य है वो चीज देखी। इसके बाद में आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव मतलब कि जो वन के अंदर निवास करने वाले जो जीव जंतु है उनकी किस प्रकार अपन संरक्षण करें, क्या उपाय करें, वन्य जीव संरक्षण किसके अंतर्गत आते हैं। तो वन्य जीव संरक्षण में देखते हैं, वन्य जीव उन जीव जंतु के लिए प्रयुक्त होता है। वन्य जीव उन जीव जंतु के लिए प्रयुक्त होता है जो प्राकृतिक आवरण में निवास करते हैं। आवरण में निवास करते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे हिरण, शेर, नीलगाय इत्यादि। ठीक है, वन्य जीव उन जीव जंतु के लिए प्रयुक्त होता है जो प्राकृतिक आवरण में क्या करते हैं, निवास करते हैं। अगर अपर इनकी अगर व्यापक रूप में बात करें, ठीक है, तो वन्य जीव जंतु या प्रकृति में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की जातियों के लिए प्रयुक्त होता है। अगर अपन व्यापक रूप में बात करें तो व्यापक रूप से वन्य जीव प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों की जातियों के लिए प्रयुक्त होता है। जातियों के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया, वन्य जीव के बारे में देखा। लेकिन इनके जो आवास है अभी प्रेजेंट टाइम में इनके जो प्राकृतिक आवास है जहां पर वन्य जीव जंतु रह रहे हैं उनके प्राकृतिक आवासों पर बहुत ज्यादा खतरा है। क्योंकि जैसे जैसे अपन इस जो पूरा चैप्टर है इसमें अपन बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि अगर बढ़ेगी तो मानव की क्या है, आवश्यकता बढ़ेगी। अगर जैसे ही मानव की आवश्यकता बढ़ी है तो मानव ने वन को बहुत ज्यादा काम में लिया है, चाहे उसमें आवास के लिए हो चाहे कृषि के लिए हो। तो ठीक है, जैसे ही मानव कृषि के लिए, आवास के लिए अगर वन भूमि को काम में लेगा तो इनके जीव जंतु को क्या होगा, खतरा होगा। ठीक है, और जो भी प्रेजेंट टाइम में इतनी जो फैक्ट्रियां चल रही है, इतने खनन कार्य चल रहे हैं जिनसे बहुत ज्यादा वातावरण प्रदूषण हो रहा है। अगर वातावरण प्रदूषण हो रहा है तो इनसे क्या होता है, अम्लीय ऊर्जा उत्पन्न होती है और अम्लीय ऊर्जा उत्पन्न होगी जिससे प्राकृतिक आवास है इन वन्य जीव जंतु के, इन पर बहुत ज्यादा खतरा है। अगर वन्य जीव वन और वन्य जीव पेड़ पौधे पूर्णतः अगर समाप्त हो जाएंगे तो इससे प्रकृति का पूर्णतः संतुलन बिगड़ जाएगा और प्रकृति का अगर संतुलन बिगड़ेगा तो मानव जाति पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। इसलिए इनके संरक्षण, इनके मतलब कि किस प्रकार वन्य जीव संरक्षण की मतलब विलुप्त हो रहे हैं। ये जो धीरे धीरे जो जानवर हैं विलुप्त हो रहे हैं। अभी अपन प्रेजेंट टाइम में बहुत कम जो जीव जंतु है वन के अंदर जो रहते थे उनको बहुत कम देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए जो इनकी विलुप्त होने के जो कारण है वो इनके बारे में अपन बात करते हैं। तो इसको देखो आगे, अगला पॉइंट है अपना कि वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण।
वन्य जीव के विलुप्त होने के कारण, विलुप्त होने के कारण वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण क्या है? पहला कारण है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। पहला कारण है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। ठीक है, प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के कई कारण हैं, उनमें से एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, जैसे मतलब कि हर साल भूकंप आना, बाढ़ का आ जाना, आंधी तूफान आना, सुनामी को आना। ठीक है, तो देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आवासों का नष्ट होने के कारण है, प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के कारण, नष्ट होने के कारण उनमें से एक कारण प्राकृतिक आपदाएं भी है, प्राकृतिक आपदाएं भी है, जैसे भूकंप का आना, सुनामी, आंधी तूफान का आना। ठीक है, जिससे क्या है, वन्य जीवों पर क्या है, खतरा मंडरा रहा है। अगर हर साल भूकंप, आंधी तूफान, भूकंप आएंगे तो क्या है, प्राकृतिक आवास, अगर वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएंगे तो उनसे क्या है, वन्य जीव भी विलुप्त हो जाएंगे। इसके बाद में इसका जो अगला कारण है वो कारण है जनसंख्या वृद्धि के कारण। दूसरा कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव की आवश्यकताएं बढ़ गई है। इसलिए मानव ने कृषि व आवास के लिए वन भूमि को काम में लिया है, वन भूमि को काम में लिया है, जिससे जीव जंतु के आवासों पर खतरा है। जैसे जैसे जनसंख्या के अंदर वृद्धि हुई है, इसी के साथ साथ मानव की आवश्यकताएं बढ़ गई है। अगर मानव की आवश्यकताएं बढ़ी है तो आने वाले टाइम में, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, इस टाइम भी मतलब कि अपने पास भूमि की क्या है, जमीन की कमी है। इसलिए इस जमीन की कमी को पूरा करने, जैसे मानव है, इसकी कमी को पूरा करने के लिए उसने वनों को बहुत ज्यादा काम में लिया है। यहाँ तक कि वनों की जो जमीन है वहां पर खेती करने लगा है या अपने आवास बनाने लगा है, जिससे वन्य जीव जंतु को खतरा है। तीसरा पॉइंट है जंगलों में खनन कार्य वे वातावरण प्रदूषण के कारण उत्पन्न अम्लीय वर्षा से आवासों का नष्ट होना। यहाँ तक एक बार आप नोट डाउन कीजिए, इसके बाद अपने अगले पॉइंट की बात करते हैं।
इसके बाद अपन देखते हैं ये अम्लीय वर्षा क्या होती है। अम्लीय वर्षा होती है जैसे अपने जो पानी की पीएच होती है वो नॉर्मल से होती है, और अगर उस पानी की पीएच 4.5 से कम हो जाती है तो उस वर्षा को अपन अम्लीय वर्षा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है अपना ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण प्रकृति चारों ओर से गर्म होती है जिससे जैव विविधता घट जाती है। अगला पॉइंट ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी चारों ओर से गर्म होती है जिससे जैव विविधता घट रही है, जिससे जैव विविधता नष्ट होती है, जिससे जैव विविधता नष्ट हो रही है। ठीक है, जिससे जैव विविधता क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। ये इनके कारण है कि मतलब किस प्रकार के वन्य जीव मतलब प्राकृतिक आवासों पर किस प्रकार के खतरा हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या है कि मतलब कि 1952 से 1972 तक इनकी संरक्षण के लिए मतलब कि एक नियम बनाए गए थे, और उसको अगर आगे बात करें अपन तो जन जागृत चेतना से 1948 के अंदर मतलब कि इनकी सुरक्षा के मतलब कि एक अंतर्राष्ट्रीय समिति बनाई गई थी, आईयूसीएन के नाम से समिति का गठन किया था। और आईयूसीएन की समिति के अंदर वो एक अंतर्राष्ट्रीय गठन हुआ था। आईयूसीएन के अंदर क्या है, जो एक जो विलुप्त जाति हैं, जो मतलब कि इस संसार से जो जीव जंतु पूर्णतया समाप्त हो गए हैं या समाप्त होने की कगार पर है, संकटग्रस्त है, उनको एक पुस्तक से जोड़ा गया है जिसको लाल आंकड़ा पुस्तक कहा। इसके बारे में अपन देखें। विश्वव्यापी चेतना के इसके बाद में अगली बात करते हैं अपन कि जीव जंतु किस प्रकार नष्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, विश्वव्यापी चेतना के कारण विश्वव्यापी चेतना के कारण 1948 में प्रगति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति IUCN का गठन किया था। ठीक है, और IUCN के द्वारा विलुप्त कगार पर पहुंच गई जीव जंतु या संकटग्रस्त है, ठीक है, उसको एक पुस्तक में जोड़ा जिसे लाल आंकड़ा पुस्तक कहा। IUCN के द्वारा IUCN के द्वारा विलुप्त कगार पर पहुंच गई या संकटग्रस्त जातियों को एक पुस्तक में जोड़ा जिसे लाल आंकड़ा पुस्तक के नाम से जाना। ठीक है, मतलब कि जो विलुप्त कगार पर पहुंच गई जातियां या जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनके बारे में अपने को विवरण या संक्षिप्त के अंदर इसको पुस्तक में जोड़ा, जिस पुस्तक का नाम दिया लाल आंकड़ा पुस्तक का नाम से जाना, रेड बुक डाटा के नाम से जाना। इसके बाद में अपन देखते हैं कि कौन कौन सी जातियां विलुप्त हो चुकी है, इस संसार से पूर्णतया नष्ट हो चुकी है, कौन सी जातियां संकटग्रस्त जातियां हैं,
और कौन सी समभेदीय जातियां हैं, इनको 5 भागों में विभाजित किया। विलुप्त जातियों को 5 भागों में विभाजित किया। अब इसके बारे में बात कर रहे हैं कंटिन्यू कि विलुप्त जातियों को कितने भागों में डिवाइड किया, 5 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहली क्लास है, पहली जाति है विलुप्त जाति। पहली जाति है विलुप्त जाति, विलुप्त जातियां। दूसरी है संकटग्रस्त जातियां, संकटग्रस्त जातियां। तीसरा है समभेदीय जातियां, समभेदीय जातियां। चौथा है दुर्लभ जातियां, दुर्लभ जातियां। और पांचवा है अपर्याप्त ज्ञात जातियां। अब इनके बारे में अपन एक के बारे में जानेंगे। देखो विलुप्त जाति का मतलब है कि जो संसार से पूर्णतया खत्म हो चुकी है, जो अभी इस संसार में मौजूद नहीं है, वो विलुप्त जाति के अंतर्गत आएगी। संकटग्रस्त जातियां, ये वह जातियां हैं अगर इनके संरक्षण की अगर उपाय नहीं की, अगर इनको बचाने के कोई नए तरीके नहीं ढूंढे, तो आने वाले समय में ये समय के साथ ही समाप्त हो जाएगी और ये भी जाति विलुप्त जाति के अंतर्गत आने लग जाएगी। और तीसरी है समभेदी जाति। इसका मतलब है कि ये जातियां संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत आती है। दुर्लभ जातियां, दुर्लभ जातियों का मतलब होता है, नाम से भी बताया दुर्लभ, मतलब कि जो कम दिखाई देती है। पूरे विश्व मतलब संसार के अंदर जिनकी संख्या क्या है, कम है, जिनकी संख्या बहुत कम है, और यह भी संकटग्रस्त जातियां के अंतर्गत आएगी, क्योंकि इनका अगर उपाय और निरीक्षण नहीं किया तो। और यह है दुर्लभ जातियां सीमित क्षेत्रों में पाई जाती है, मतलब इनके जो क्षेत्र है वो सीमित है। और पांचवा है अपर्याप्त ज्ञात जातियां। ये वह जातियां हैं जो मतलब कि इस पृथ्वी पर मौजूद तो है लेकिन इसके बारे में पता नहीं है। तो अब अपन आगे से अब अपन एक एक जाति के बारे में पढ़ते हैं। पहला आता है विलुप्त जातियां। विलुप्त जातियां, विलुप्त जातियां क्या है, ये वह जातियां हैं, यह वह जातियां हैं, जातियां हैं जो संसार में या संसार से पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो डायनासोर, एग्जाम्पल अगर बात करें तो डायनासोर, ठीक है। ये जातियां हैं जो पूर्णतः है खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। दूसरी जातियां संकटग्रस्त जातियां, संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियों के अंदर क्या आएगा, संकटग्रस्त जातियां हैं कि वे जातियां हैं अगर इनके संरक्षण नहीं किया तो ये जल्दी समय के साथ समाप्त हो जाएगी। ये वह जातियां हैं जिनके संरक्षण के उपाय नहीं किए, जिनके संरक्षण के उपाय नहीं किए तो समय के साथ समाप्त हो जाएगी, समय के साथ समाप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लो, गेंडा, गोडावन वगैरह इत्यादि, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं तीसरा समभेदीय जाति। तीसरी है समभेदीय जातियां। अगर तीसरे की बात करें, तीसरा है समभेदी जातियां। तीसरा है समभेदीय जातियां। समभेदीय जातियां क्या है, ये वह जातियां हैं
जो शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की स्थिति में है। ये वह जातियां हैं जो शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की स्थिति में है। ठीक है, मतलब कि ये वो जाती है अभी प्रेजेंट टाइम में है, लेकिन शीघ्र ही अगर इनका संरक्षण उपाय नहीं किया ये तो भी ये संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत आ जाएगी। इसके बाद ऊपर बात करें चौथा, दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां क्या है? अगर दुर्लभ जातियों की बात करें तो यह वह जातियां हैं जो संसार में बहुत कम है तथा आने वाले समय में संकटग्रस्त हो सकती है और ये सीमित क्षेत्रों में पाई जाती है। एग्जाम्पल ले लो आप, हिमालय भालू। और अंतिम लास्ट जाती है अपर्याप्त ज्ञात जातियां। यह वह जातियां हैं जो पृथ्वी पर मौजूद तो है लेकिन इनके बारे में अपन नहीं जानते। पांचवा है अपर्याप्त ज्ञात जातियां। यहां तक आप एक बार वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अपन अगली जाति के बारे में बात करते हैं और फिर इससे अगले पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक है, तो लास्ट है अपर्याप्त ज्ञात जाति। पांचवा अपर्याप्त ज्ञात जाति। अपर्याप्त ज्ञात जातियां यह वह जातियां हैं जो पृथ्वी पर मौजूद तो है लेकिन इनके बारे में किसी को पता नहीं, किसी को ज्यादा पता नहीं है। ठीक है, यहां तक आप वीडियो को पॉज करके एक बार नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अपन अगले पॉइंट पर बात करते हैं। और इन जीव जंतु को बचाने के लिए कुछ सरकार ने ऐसे सुरक्षित क्षेत्र बनाए हैं। जैसे आप राष्ट्रीय उद्यान ले लो, वन्य जीव अभ्यारण्य ले लो, बायोस्फीयर रिजर्व ले लो या ओरण ले लो। यहाँ तक अपने वन्य जीवों की बात खत्म हुई। इसके बाद अपन देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते हैं और राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ मौजूद है या कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय उद्यान वह प्राकृतिक क्षेत्र है जहां पर प्रकृति के साथ साथ वन्य जीव जंतु एवं प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है। और राष्ट्रीय उद्यानों में जो अपने पालतू जानवर होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि पर पूर्णतया पाबंद है। मतलब कि यह राष्ट्रीय उद्यान के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। और राष्ट्रीय उद्यानों का जो संरक्षण है, नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है।
तो राष्ट्रीय उद्यान वह प्राकृतिक क्षेत्र है, राष्ट्रीय उद्यान वह प्राकृतिक क्षेत्र है, वह प्राकृतिक क्षेत्र है जहां पर पर्यावरण के साथ साथ, जहां पर पर्यावरण के साथ साथ, पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीव एवं प्राकृतिक अवशेषों का, प्राकृतिक अवशेषों का, अवशेषों का संरक्षण किया जाता है, संरक्षण किया जाता है एवं पालतू जानवरों पर, एवं इनमें पालतू जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि पर पूर्ण रूप से पाबंद है, पूर्ण रूप से पाबंद है। यानी कि जो गाय, भैंस, बकरी हैं ये इनमें राष्ट्रीय उद्यानों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय पार्क का कुछ भाग, राष्ट्रीय उद्यानों का कुछ भाग पर्यटन उद्योगों के लिए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इनको विकसित किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। और इनका नियंत्रण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन कि राष्ट्रीय उद्यान भारत के अंदर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो इसके बाद में अगर बात करें अपन कि राष्ट्रीय उद्यान भारत के अंदर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, भारत के अंदर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान इनके ऊपर बात करते हैं कि भारत में कहां कहां राष्ट्रीय उद्यान है। तो नंबर 1 राष्ट्रीय उद्यान और ये कहां पर स्थित है। तो अगर पहले की बात करें स्थित, कहां पर स्थित है। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह असम के अंदर स्थित है, असम के अंदर स्थित है। दूसरा है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान यह है अपने गुजरात के अंदर, यह गुजरात के अंदर स्थित है। अगर तीसरी अगर बात करें ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हिमाचल प्रदेश में है,
हिमाचल प्रदेश के अंदर है। चौथा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये अपने कर्नाटक के अंदर स्थित है। और अगर पांचवे की बात करें तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये अपने मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। अगला है सुंदरबन, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। और अगला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान के अंदर है। और अगला बात करें तो केवला देवी, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान के अंदर है। और एक लास्ट है अपना कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, एक है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तरांचल के अंदर है। यहां तक अपन ने मतलब अभयारण्य की बात में कर ली और अभयारण्य कहां पर अभयारण्य के बारे में बात कर ली, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर ली। और इसके बाद अपना अगला टॉपिक है अभयारण्य। यहां तक अपन ने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात की और भारत के अंदर प्रमुख कहां राष्ट्रीय उद्यान है वहां तक अपन ने बात कर ली। ठीक है, तो अपन ने पूरी क्लास के अंदर वन्य जीवों के बारे में पढ़ा, उनके जो विलुप्त होने के कारण के बारे में पढ़ा। उसके बाद में ये लास्ट का टॉपिक था अपने राष्ट्रीय उद्यान, इनके बारे में पढ़ा। अपनी जो क्लास अगली नेक्स्ट होगी वहां से अपन अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर लाइक कीजिए और अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक्स।